वेलकम टू एजुकेशनल वर्ल्ड। आज की इस क्लास में हम भारतीय संविधान का संक्षिप्त सिंहावलोकन करेंगे और उसमें हम जितने भी उपबंध दिए गए हैं, जितने अनुच्छेद हैं, जितने भाग हैं, उनको समग्रता से देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। भारतीय संविधान में यदि हम भाग 1 की बात करें तो उसमें हमें दिया गया है संघ का राज्य और उसका राज्य क्षेत्र, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 1 कहता है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 2 का जो है वो निरसित कर दिया गया है। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं के और नामों के बारे में परिवर्तन दिया गया है। अनुच्छेद 4 जो है हमें बताता है पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुषंगिक और परिमाणिक विषयों के उपबंध के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ हैं। भाग 2 की बात करते हैं तो ये नागरिकता का हमें एक व्यापक जानकारी देता है, जिसमें अनुच्छेद नंबर 5 जो है हमारा संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के बारे में बताता है। अनुच्छेद 6 हमें कहता है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 7 जो है हमें पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार देता है। अनुच्छेद 8 जो है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार हमें देता है। अनुच्छेद 9 जो है विदेशी राज्यों की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होने के बारे में बताता है हमें। अनुच्छेद 10 जो है वो नागरिकता के अधिकारों का बना रहना हमें बताता है। अनुच्छेद 11 जो है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना, इसके बारे में हमें बताता है। अब भाग 3 की हम बात कर लेते हैं, तो जो कि मूल अधिकार के बारे में हमें बताता है। तो इसमें जो अनुच्छेद 12 है उसमें परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 13 में जो है मूल अधिकारों के अर्थ संगत तथा उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां होती हैं। अल्पीकरण का मतलब है ये कि उनको ख़त्म करने वाली कुछ विधियां हैं। और जो हमारा अनुच्छेद 14 है वो विधि के समक्ष समता का अधिकार हमें बताता है। अनुच्छेद 15 से हमें पता चलता है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग व जन्म के स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 16 जो है लोक नियोजन के विषयों की अवसर की समानता के बारे में हमें बताता है। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताता है। अनुच्छेद 18 जो है वो उपाधियों का अंत के बारे में हमें एक संपूर्ण जानकारी देता है। अनुच्छेद 19 की यदि हम बात करें तो वाक की स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण हमें प्रदान करता है। अनुच्छेद 20 जो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण हमें प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 का जो है वो शिक्षा का अधिकार के बारे में हमें बताता है। अनुच्छेद 22 जो है अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी करने के संरक्षण में हमें बात करता है। उसके बाद जो है हमारा शोषण के विरुद्ध के अधिकार जो है वो चालू हो जाता है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध हमें मिलता है। उसके बाद हमारा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंतर्गत हमें अनुच्छेद 25 बताता है कि अंतःकरण की धर्म के आवाद को रूप से आचरण का प्रचार करने की स्वतंत्रता हमें प्रदान करी गई है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता के बारे में हमें अनुच्छेद 26 से पता चलता है। अनुच्छेद 27 जो है वो किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता को हमें बताता है। अनुच्छेद 28 जो है कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा संस्थानों और धार्मिक उपासना की उपस्थिति होने के बारे में हमें बताता है। अनुच्छेद 28 के बाद हमारा अनुच्छेद 29 जो है वो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण हमें प्रदान है, इसके बारे में हमें बताता है। अनुच्छेद 30 जो है वो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन के अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है, उसके बारे में हमें बताता है। और यदि हम अनुच्छेद 31 की बात करें तो फ़िलहाल वो जो है वो निरसित कर दिया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ विधियों की व्यावृत्ति के बारे में, जिसमें अनुच्छेद 31 का जो है संपदाओं आदि के अर्जन के उपबंध के बारे में हमें बताता है। 31 खा जो है हमारा कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण बताता है। उसके बाद यदि हम 31 गा की बात करें तो कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्याप्ति के बारे में हमें बताता है, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं हमारे।
अनुच्छेद 31 घ जो है फ़िलहाल वो निरस्त कर दिया गया है। और अनुच्छेद 32 की यदि हम बात करें तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता है। इसको बाबा साहब ने जो है संविधान की आत्मा भी कहा था। और इसमें हमें कई प्रकार की रिट्स भी मिलती हैं जो हमारे एक मूल अधिकारों को, उनके हनन को बचाने के लिए हमें संविधान द्वारा प्रदत्त करी गई हैं। तो अनुच्छेद 32 जो है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवृत्त कराने के उपचारों के बारे में बताता है। 32 का जो है वो निरसित कर दिया गया है। अगर हम 33 की बात करें, अनुच्छेद 33 में इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों द्वारा आदि के लागू होने का उपांतरण करने की संसद की शक्ति के बारे में बताता है। अनुच्छेद 34 जो है जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन करने के बारे में बताता है। अनुच्छेद 35 जो है इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने वाले विधान के बारे में हमें बताता है। अब हम प्रवेश कर चुके हैं भाग 4 में, जिसमें हमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताता है। अनुच्छेद 36 इसमें परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 37 जो है इस भाग के अंतर्विष्ट तत्वों को लागू करना होगा हमें। अनुच्छेद 38 में ये ज्ञात कराता है कि राज्य के लोक कल्याण में अभिवृद्धि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना है। अनुच्छेद 39 जो है हमारा राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व दिए गए हैं उसके बारे में बताता है। 29 का जो है सामान्य न्याय के निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में बताता है। अनुच्छेद 40 जो है हमारा ग्राम पंचायतों का संगठन किस प्रकार हुआ इससे हमें अवगत कराता है। अनुच्छेद 41 जो है हमारा कुछ दशाओं में काम करना, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार के बारे में हमें बताता है। अनुच्छेद 42 जो है काम की न्यायसंगत मानोचित दशाओं को प्रसूति सहायता के उपबंध के बारे में हमें बताता है। अनुच्छेद 43 जो है कर्मकारों के निर्वाह मजदूरी आदि के बारे में हमें बताता है। यदि हम 43 का की बात करें तो उद्योगों के प्रबंध कर्मकारों का भाग लेना होता है इसमें। और 43 खा जो है सहकारी समितियों की अभिवृद्धि के बारे में बताता है, जिसको हम बोल सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कई हमारी कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह भी होती हैं, तो ये सहकारी समितियों के अंतर्गत ही आती हैं। यदि हम बात करें अनुच्छेद 44 की, तो नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का ये हमें उपदान देता है। और अभी काफ़ी इस पर विचार भी चल रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए। हालिया समय में हमें ये अंदाज़ा हो सकता है कि शायद ये लागू हो जाए। अनुच्छेद 45 में यदि हम बात करें तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान दिए गए हैं हमें। अनुच्छेद 46 जो है अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दुर्बल वर्गों की शिक्षा में अंतर संबंधी नियमों की अभिवृद्धि के लिए हमें बताता है। अनुच्छेद 47 की यदि हम बात करें तो पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार करने वाले राज्यों के कर्तव्य के बारे में हमें बताता है। अनुच्छेद 48 जो है हमारा कृषि और पशुपालन का संगठन के बारे में हमें बताता है। और अनुच्छेद 48 का की यदि हम बात करें तो पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा के बारे में हमें बताता है। अनुच्छेद 39 जो है हमारा राष्ट्रीय महत्व की स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण के बारे में हमें ये अवगत कराता है। और अनुच्छेद 50 जो है हमारा न्यायपालिकों का पृथक्करण के बारे में हमें बताता है। और अनुच्छेद 51 जो है हमारा वो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को शांति की अभिवृद्धि के लिए हमें बताता है। तो हमारा जो भारतीय संविधान है वो काफ़ी महान जितनी भी हमारी पर्सनालिटीज़ रहीं उनके काफ़ी श्रम के बाद ये बना। और हम भारतीय होने पर हमें गर्व होना चाहिए कि हम एक विशिष्ट संविधान जो है हमारा, जो हमारे देश की व्यवस्था को निरंतर चला रहा है, ये काफ़ी हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। आगे बात करते हैं भाग 4 का में, जिसमें कि मूल कर्तव्य हमारे दिए गए हैं, यानी कि जिनको हम बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। और भाग 5 जो है हमारा वो संघ के अंतर्गत आता है, यानी कि हमारा जो है यूनियन। इसके अंतर्गत पहला अध्याय जो है यानी कि चैप्टर 1, जिसमें कार्यपालिका के बारे में हमें बताया गया है, एग्जीक्यूटिव के बारे में हम देखते हैं। तो कार्यपालिका जो होती है हमारी, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति भी है और उपराष्ट्रपति आते हैं। तो अनुच्छेद 52 जो है हमारा, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, ज़्यादातर जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें राष्ट्रपति से संबंधित उपबंधों के बारे में अक्सर देखने को मिल जाता है। तो अनुच्छेद 52 जो है भारत का राष्ट्रपति के बारे में है। अनुच्छेद 53 जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताता है। अनुच्छेद 54 जो है हमारा राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बताता है। अनुच्छेद 55 जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के बारे में हमें बताता है। अनुच्छेद 56 की जो है वो राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बताता है। अनुच्छेद 57 जो है हमारा पुनर्निर्वाचन के पात्रता के बारे में बताता है। और अनुच्छेद 58 जो है राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित होने की अहर्ता के बारे में बताता है। और अनुच्छेद जो 49 है हमारा, वो हमारा राष्ट्रपति के पद के लिए जो शर्तें होती हैं वो उसके बारे में हमें बताता है। अनुच्छेद 60 जो है वो राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बताता है। तो यहाँ पर शपथ या प्रतिज्ञान का मतलब एक ही होता है, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा।
और आगे बात करते हैं तो अनुच्छेद 51 जो आपका अनुच्छेद 61 है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया पर चलाया देखा जाता है। और जैसा कि अभी हम जानते हैं कि कुछ समय पहले जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे ट्रंप, उन पर भी महाभियोग लगाने की पूरी प्रक्रिया चलाई गई थी। तो आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से महाभियोग को उसको चलाया जाता है। तो भारत में भी ये महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो पूर्णतः लागू करी गई है। तो आगे देखते हैं अनुच्छेद 62 जो है राष्ट्रपति के पद की रिक्ति पर भरने जाने वाले निर्वाचन और समय पर आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्तियों की पदावधि के बारे में बताता है हमें। और जो हमारा अनुच्छेद 63 है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो भारत के उपराष्ट्रपति है उसके बारे में बताता है। अनुच्छेद 64 जो है हमारा उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना चाहिए, इसके बारे में हमें बताता है। राष्ट्रपति के पद की आकस्मिक रिक्ति के दौरान तथा उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, उसके कर्तव्यों का निर्वहन के बारे में हमें अनुच्छेद 65 से पता चलता है। अब उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, उपराष्ट्रपति की पदावधि कैसे होगी, ये सारी चीज़ें हमें अनुच्छेद 66 और अनुच्छेद 67 में पता चल जाती हैं। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 68 की। तो उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि के बारे में हमें पता चलता है। अनुच्छेद जो हमारा 69 है वो राष्ट्रपति के शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में हमें बताता है। अनुच्छेद 70 जो है हमारा अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन के बारे में हमें बताता है। अनुच्छेद 71 जो है हमारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंधित संसद विषय के बारे में हमें बताता है। और यदि हम देखें तो राष्ट्रपति जो है एक किसी को, यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति है उसको फांसी की सज़ा अगर मुकर्रर हो गई है तो राष्ट्रपति जो है हमारे महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी वो क्षमादान देने की शक्ति रखते हैं। तो वो भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त उनको अनुच्छेद 72 के द्वारा ही पता चलती है, जिसमें क्षमा आदि कुछ मामलों को दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति है। अब वो चाहें तो उसको पूर्णतः माफ़ भी कर सकते हैं या जो उसका दंड है उसका स्वरूप बदल सकते हैं या फिर उसका जो कुछ उसमें समय अवधि है वो कम कर सकते हैं। ये जो हमारा कुल मिलाकर पूरा निर्भर होता है वो महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। तो आगे देखते हैं जो हमारा अनुच्छेद 73 है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार देता है हमें। और अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद से संबंधित बात करी गई है। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद बनाई गई है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो प्रधानमंत्री है उसकी एक अपनी कैबिनेट होती है, पूरी मंत्रिपरिषद होती है, तो उसके बारे में हमें इसमें सहायता मिलती है। और वो सारी जो मंत्रिपरिषद है वो राष्ट्रपति को हमारा जो शासन व्यवस्था है उसको सलाह देती है, शासन पद्धति किस तरह चलाई जाए उसके बारे में भी जानकारी देती है। तो अनुच्छेद 75 जो है मंत्रियों के बारे में अनुबंध दिए गए हैं। उसके बाद बात करते हैं महान्यायवादी की, यानी कि हमारा जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। और आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आपको कमेंट में ये लिख के बताना है कि वर्तमान समय में भारत के महान्यायवादी कौन है। उसके बाद हम बात करते हैं तो भारत के महान्यायवादी के बारे में अनुच्छेद 76 से पता चलता है। और अनुच्छेद 77 जो है भारत सरकार के कार्य का संचालन किस तरह से किया जाएगा उसके बारे में हमें बताता है। अनुच्छेद 78 जो है राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में कर्तव्यों के बारे में बताता है। तो यहाँ पर हमारा अध्याय 1 कंप्लीट हो गया है। हम बात करते हैं अध्याय 2 की, जो कि संसद के बारे में है। तो संसद भी कार्यपालिका का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। इसका गठन किस प्रकार किया जाएगा वो हमें अनुच्छेद 79 बताता है। अनुच्छेद 80 में हमें राज्यसभा की संरचना मिलती है। अनुच्छेद 81 में हमें लोकसभा की संरचना मिलती है। और अनुच्छेद 82 जो है हमारा प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन की जानकारी हमें देता है। जैसा कि अब हमारी जनगणना है वो हर 11 वर्ष में होती है, तो वो वर्ष नज़दीक आने वाला है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 83 जो है संसद के सदनों की अवधि बताता है। और अनुच्छेद 84 जो है संसद सदस्य की सदस्यता की क्या अहर्ताएँ होती हैं उनके बारे में बताता है। और चूँकि आप भारत का संविधान पढ़ रहे हो तो और एक भारत के नागरिक हो, तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आपके जो निकटवर्ती संसद हैं आपको कम से कम उनका नाम पता होना चाहिए, उनकी क्या क्या शक्तियाँ हैं उनके बारे में आपको इससे अवगत होना चाहिए। उसके बाद आगे बात करते हैं अनुच्छेद 85 की संसद के सत्र के बारे में। सत्रावसान कब होता है, विघटन कब होता है। उसके बाद हम बात करते हैं सदनों में अभिभाषण की और उनकी संदेश भेजने की राष्ट्रपति की अधिकार होता है। अनुच्छेद जो 87 हमारा राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है उसके अंतर्गत। अनुच्छेद जो 88 है हमारा वो सदनों के बारे में मंत्रियों महान्यायवादियों के अधिकार के बारे में वर्णन करता है।
अनुच्छेद 89 जो है हमारा राज्यसभा का उपसभापति जो होता है और सभापति के बारे में वर्णन करता है। ये जो हमारे अनुच्छेद 89 से संबंधित जितने भी विषय हैं हमारे, वो सब संसद के अधिकारी के तौर पर आते हैं। संसद देखा जाए तो बहुत बड़ी है, उसके अंदर कई सारी कार्य समितियाँ होती हैं, कई सारे छोटी छोटी कैबिनेट होती हैं, कमेटियाँ होती हैं, जो पूर्णतः एक हमारा जो संसद है उसको कार्यप्रणाली को चलाने में एक अहम भूमिका हम 89 को देख रहे थे, तो उसमें राज्यसभा का सभापति था और उपसभापति था। अनुच्छेद 90 में हमें उपसभापति के पद का रिक्त होना, पदत्याग होना और पद से हटाए जाने के बारे में सूचना मिलती है। अनुच्छेद 91 जो है हमारा सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करना और सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति के व्यक्तियों की शक्तियों के बारे में हमें बताता है। अनुच्छेद 92 की हम बात करें तो जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तो उसका पीठासीन न होने के बारे में हमें पता चलता है। अनुच्छेद 93 जो है हमारा वो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में हमें बताता है। आप लोग जो है कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा कि वर्तमान समय में लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हैं कौन है, उनका आप इसमें नाम लिखेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद के रिक्त होने के बारे में, पद से हटाए जाने के बारे में 94 में हमें सूचना मिलती है। 95 की यदि हम बात करें तो अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करना और अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष के और अन्य व्यक्तियों की शक्ति के बारे में हमें पता चलता है। अनुच्छेद 96 जो है हमारा जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाया जाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तो उसका पीठासीन न होने के बारे में हमें सूचना मिलती है। 97 की यदि हम बात करें तो सभापति और उपसभापति के अध्यक्ष जो होते हैं उनके भत्ते और वेतन के बारे में हमें सूचना मिलती है। 98 जो है संसद का सचिवालय के बारे में हमें पता चलता है। उसके बाद हम देखें तो संसद सदस्यों का शपथ और प्रतिज्ञान जो है हमारा 99 में दिया गया है। सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों का कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति के बारे में हमें अनुच्छेद 100 में मिलता है। तो आगे बात करते हैं संसद की निहिरताओं के बारे में। तो अनुच्छेद 101 जो है हमारा स्थानों का रिक्त होने के बारे में बताता है। अनुच्छेद 102 है सदस्यता के लिए निहिरताएँ बताता है। अनुच्छेद 103 जो है सदस्यों की निहिरताओं के बारे में संबंधित विनिश्चय करता है। अनुच्छेद 104 जो है अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने और प्रतिज्ञान करने के अहित न होते हुए भी निर्हित किए जाने, बैठने और मत के बारे में शास्ति के बारे में बताता है। यहाँ पर शास्ति का मतलब होता है जो दंड लगाया जाता है। अब ये दंड जो है अर्थदंड भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं वो किस तरह का शास्ति लगा रहे हैं। आगे बात करते हैं तो संसद और उसके सदस्यों की शक्तियों के विशेषाधिकारों के बारे में जो उन्मुक्तियाँ दी गई हैं, इनसे संबंधित उपबंध हमें अनुच्छेद 105 के अंतर्गत और 106 में मिलते हैं। तो यदि हम एक संक्षिप्त दृष्टिपात करें तो अनुच्छेद 105 जो है हमारा संसद के सदनों की तथा उसके सदस्यों की समितियों की शक्तियों के विशेषाधिकार के बारे में हमें बताता है। और अनुच्छेद 106 जो है हमारा वो सदस्यों के वेतन के और भत्तों के संबंधित हमें उसके बारे में बताता है। उसके बाद बात करते हैं विधायी प्रक्रिया की। तो अनुच्छेद 107 जो है हमारा विधेयकों के पूरा स्थापना और पारित किए जाने वाले संबंधों के उपबंध के बारे में बताता है। और 108 की हम बात करें तो कुछ दशाओं में दोनों सदनों का संयुक्त बैठक होती है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, यदि आप लोग राज्यसभा या लोकसभा टीवी के दर्शक हो, तो कई बार सदन में जब हमारा नया स्टार्ट होता है तो लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ ही चलाया जाता है, या कुछ विशेष सूचनाएँ देनी होती तब भी हमारे जो दोनों सदन हैं उनको एक साथ संचालित किया जाता है। तो अनुच्छेद 108 की हम बात करें तो कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें होती हैं। ये हमारा प्रावधान जो है यानी वो 108 में हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 109 की। तो यहाँ पर धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया मिलती है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, जो हमारे कुछ धन विधेयक होते हैं और कुछ साधारण विधेयक होते हैं, इन पे मैं जब अपनी जो हमारी निरंतर कक्षाएं चल रही हैं जब इन पर आऊँगा तो मैं आपको थोड़ा विस्तृत में यहाँ पर समझाऊँगा। आगे बढ़ते हैं तो अनुच्छेद 111 जो हमारा विधेयकों पर अनुमति के बारे में हमें बताता है। अनुच्छेद 112 में हमें वित्तीय विषयों से संबंधित प्रक्रिया के बारे में पता चलता है, यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण। जैसा कि आप लोगों ने अभी फरवरी माह में देखा हो था, जो हमारा माननीय वित्त मंत्री हैं जो निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने अपना एक वार्षिक वित्तीय बजट को प्रस्तुत किया था। और जब ये हमारी प्रक्रिया जो बजट बनाने की, जिसमें संसद कमेटी के वित्त कमेटी के कई सदस्य भी होते हैं, जब वो कंप्लीट कर लेते हैं तो वहाँ पर एक हलवा बनाने की रस्म है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं तो अनुच्छेद 113 में संसद में प्राक्कलन के संबंधों में प्रक्रिया दी गई है। अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 115 में अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान के बारे में हमें दिया गया है।
उसके बाद जो है हमारा अनुच्छेद 116 है, लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान के बारे में दिया गया है। ये सब हमारी कुछ एडिशनल ग्रांट्स हैं। कई मान लीजिए हमारा जो एक स्टेट है उसके पास कुछ ग्रांट ख़त्म हो जाती है या कुछ उसको नई ग्रांट मंगानी है जो अपने वो राज्य का एक राजस्व उगाही करके माध्यम से जो पूरा एक शासन व्यवस्था चलाता है, तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें देखने को मिलती हैं। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 117 की, जिसमें वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध में दिए गए हैं। साधारणतः प्रक्रिया जो है हमारा प्रक्रिया से संबंधित नियम यानी कि हमारा जो प्रोसीजर ऑफ जनरली है वो हमें कुछ सामान्य नियम हैं जो संविधान में दिए गए अनुच्छेद 118 में देखने को मिलते हैं। अनुच्छेद 119 की हम बात करें तो संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन दिया गया है। अनुच्छेद 120 जो है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, किस तरह की भाषा जो संसद में उपयोग की जाएगी मुख्यतः, वो हमारा अनुच्छेद 120 में मिलता है। अनुच्छेद 121 जो है संसद में चर्चा पर निर्बंध के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 122 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच न किया जाना के बारे में हमें अनुच्छेद 122 में पता चलता है। इस महत्वपूर्ण अनुच्छेद से हमें यह भी पता चलता है कि जो हमारी संसद की कार्यपालिका है वो अपना स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, और जो न्यायपालिका है जो हमारा एक कार्यपालिका को संरक्षण देती है, उसकी जो भूमिका है शासन करने की वो भी पूर्णतः अपनी एक अलग होती है। दोनों में एक दूसरे में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। अनुच्छेद आगे बढ़ते हैं। अध्याय 3 के अंतर्गत राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, जो कि हमें अनुच्छेद 123 यानी कि 1, 2, 3 में देखने को मिलती हैं। ये आसान करने का तरीका, याद करने का तरीका है 1, 2, 3, जिसमें के अंतर्गत संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में हमें पता चलता है। अब बात करते हैं अध्याय 4 की, जिसमें संघ की न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक जो है हमने एक संक्षिप्त विवरण देख लिया अपना जो भारत की कार्यपालिका है उसके बारे में। आगे देखते हैं अनुच्छेद 124 जो है हमारा उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 124 का जो है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के बारे में हमारे बताता है। अनुच्छेद 124 खा जो है आयोग के कृत्य के बारे में हमें बताता है। अनुच्छेद 124 गा जो है विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में बताता है। अनुच्छेद 125 जो है हमारा न्यायाधीशों के वेतन के बारे में बताता है। अनुच्छेद 126 जो है वो मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति किस प्रकार की जाएगी उसके बारे में हमें बताता है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 127 की तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी कि जो एडहॉक हमारे जस्टिस होते हैं उनकी नियुक्तियों के बारे में भी हमें इसमें उपबंध दिया गया है। अनुच्छेद 128 में उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति के बारे में बताता है। अनुच्छेद 129 जो है हमारा उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय न होना के बारे में बताता है। अनुच्छेद 130 जो है उच्चतम न्यायालय का स्थान के बारे में बताता है। अनुच्छेद 131 जो है उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता के बारे में बताता है। अब हमें जो अनुच्छेद 31 का है वो निर्देशित कर दिया गया है। अनुच्छेद 132 जो है कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों में अपील और उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता के बारे में बताता है। अपील का मतलब यही होता है कि जैसे मान लीजिए एक बार हमारा एक फ़ैसला हाई कोर्ट से आ गया और उसको हम दोबारा चाहते हैं, कुछ उसमें त्रुटि हो गई है या कुछ ऐसी हमें दिक्कत है, तो उसका जो और सुप्रीम न्यायालय होगा हम वहाँ पर अपना एक रिट दाखिल कर देंगे। वही हमारा एक अपीली न्यायालय यानी कि अपीली अधिकारिता वाले क्षेत्र कहलाते हैं। तो अनुच्छेद 133 की हम बात करें तो उच्च न्यायालयों में सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता के बारे में बताता है। अनुच्छेद 134 जो है दांडिक विषयों से उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता के बारे में बताता है। अनुच्छेद 134 का जो है उच्चतम न्यायालय में अपीली अधिकारिता के लिए प्रमाण पत्र के बारे में बताता है। अनुच्छेद 135 जो है विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय चूँकि यहाँ पर ये शब्द इसलिए यूज़ किया गया है, जब हमारा ये जो व्यवस्था थी न्यायिक व्यवस्था ये ब्रिटिश काल से यूज़ हो रही थी, तो वहाँ पर उस समय फेडरल न्यायालय कहा जाता था। उसके बारे में शक्तियों को उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयुक्त होना इसके बारे में हमें बताता है। अनुच्छेद 136 जो है अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त के बारे में बताता है। अनुच्छेद 137 जो है हमारा निर्णयों या आदेशों में उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्वलोकन के बारे में बताता है। आप लोगों ने देखा होगा कई सारे ऐसे मैटर होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसको पुनर्वलोकन में दोबारा से उस पर विचार किया जाता है। उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि जो है हमारा अनुच्छेद 138 में बताता है। अनुच्छेद 139 में हमारा कुछ रिट निकालने की शक्ति और उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना होता है। अनुच्छेद 139 का जो है हमारा कुछ मामलों का अंतरण होता है। कई बार हमारे मान लीजिए मामले कुछ ऐसे मामले होते हैं जो हमारे क्षेत्र से बहुत दूरी पर होते हैं, तो हम उन मामलों को अपने क्षेत्र के आसपास के न्यायालय में हस्तांतरित करा लें, ये भी शक्ति हमारे न्यायालय में दी गई होती है। तो ये हमारा अनुच्छेद 139 का के अंतर्गत वर्णित है।
अनुच्छेद 140 की हम बात करें तो उच्चतम न्यायालय की अनुषांगिक शक्तियाँ होती हैं। अनुषांगिक शक्तियों का मतलब वही है कि एंशियरली पावर, कुछ एक्स्ट्रा पावर भी हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उनको दी गई है। आगे बात करते हैं उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि के सभी न्यायालयों का आबद्धकर होना। अनुच्छेद 142 की यदि हम बात करें तो उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन, प्रकटीकरण आदि के क्षेत्र में आदेश देना। और अनुच्छेद 143 की यदि हम बात करें तो उच्चतम न्यायालय को परामर्श कर देने वाली शक्तियों के बारे में बात करता है। और अनुच्छेद 144 जो है न्यायिक प्राधिकारियों के न्यायालयों की सहायता के बारे में कार्य करता है। अनुच्छेद 144 का जो है वो फिलहाल निरसित कर दिया गया है। अनुच्छेद 145 जो है न्यायालय के नियम के बारे में बताता है कि जो एक पूरे आपका कोर्ट है, सिविल या फिर न्यायिक जो आपका वो होती है क्या बोलते हैं क्रिमिनल कोर्ट, उसके किस तरह से उसका एक एटिकेट वो होगा, पूरी एक संहिता होगी, उसके बारे में हमें देखने को मिलता है। अनुच्छेद 146 जो है हमारा वो उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों के बारे के जो खर्चे होते हैं उनके बारे में हमें बताता है। अनुच्छेद 147 जो है वो निर्वाचन के बारे में बताता है। अध्याय 5 की बात करें तो हमारा भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में बताता है, यानी कि जिसको बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 के अंतर्गत मिलता है। अनुच्छेद 149 की बात करें तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों के बारे में पता चलता है। अनुच्छेद 100 की बात करें 150 की तो यहाँ पर हमें संघ और राज्य क्षेत्रों के लेखाओं का प्रारूप के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद जो है हमारा ऑडिट रिपोर्ट, यानी कि जिसको बोलते हैं परीक्षा प्रतिवेदन, वो हमें अनुच्छेद 151 में देखने को मिलता है। तो हमारे भाग 5 पूर्णतः कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारा जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम भाग 6 से कंटिन्यू करेंगे। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और बने रहिएगा ऐसे ही आप एजुकेशनल वर्ड के साथ।